और मार्केट के बाद अब बात चुनावी दंगल की। आज गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 1 दिसंबर को गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। उम्मीदवार सिर्फ लोगों के घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, पहले चरण के मतदान से पहले कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, पहले चरण की 89 बैठक पर जो मतदान होना है 1 दिसंबर को, वो बेसिकली सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होगा। तो 89 सीट पर बहुत बड़ा जंग चल रहा है। खासकर अगर हम सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो उनकी 54 सीटें हैं और 2017 में 54 में से भारतीय जनता पार्टी को 23 और कांग्रेस को 30 सीटें मिल गई थी और उस समय पाटीदार आंदोलन जोरों पर था, इसलिए उनका सीधा फायदा है वो कांग्रेस को मिला था। लेकिन इस बार है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहती है क्योंकि 23 सीटें कम है। उस समय 30 सीट कांग्रेस ने हथिया ली थी। लेकिन इस बार है वो आम आदमी पार्टी का भी फैक्टर है। अगर हम अमरेली जिले की बात करें जो कि सौराष्ट्र रीजन में आया है, वहाँ आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी फोकस कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कल अपनी 4 रैलियां है वो सौराष्ट्र रीजन में की थी, क्योंकि अगर सीटें वहां कम होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहा है। और पहले ही चरण में दूसरा जो वोटिंग है वो दक्षिण गुजरात में भी होने वाला है। दक्षिण गुजरात में बीजेपी की स्थिति 2017 में अच्छी थी, वहां कुल 35 सीटें हैं। 35 सीट में से 25 सीट है वो बीजेपी ने जीत ली थी और 10 सीटें जो आदिवासी इलाका है वहाँ कांग्रेस ने हथिया ली थी। और इसी बार राहुल गांधी एक ही बार गुजरात में आए हैं तो वहाँ दक्षिण गुजरात में आदिवासी समुदाय जहाँ रहता है वहाँ पर उन्होंने जंगी रैलियाँ की थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी है वो लगातार अपना फोकस कर रही है। कल भी अरविंद केजरीवाल थे। अब तक अरविंद केजरीवाल कुल 10 बार है वो सूरत आ चुके हैं और सूरत की शहर की हम बात करें तो कुल 12 सीटें हैं और 12 की 12 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीत ली थी। तो उनमें से सेंध मारने की कोशिश है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और अगर अर्बन वोट खिसकता है, मतलब बीजेपी से छोड़कर अगर कांग्रेस और आम आदमी में जाता है तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय हो सकता है। इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और आज बीजेपी के जो भाजपा के अध्यक्ष है CR पाटिल, वो ताबड़तोड़ गए थे सौराष्ट्र में और कुछ मीटिंग भी वहाँ की। तो सौराष्ट्र में से ज़्यादा सीट बटोरना चाहते हैं और दक्षिण गुजरात में अपना परफॉर्मेंस है वो बरकरार रखना चाहते हैं। और 89 में से उनका जो टारगेट है बीजेपी का वो कम से कम 55 से 60 सीटें जीतना है। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ी है, यानी कि एक दूसरी पार्टी है वो एक दूसरे की सीटें है वो हथियाना चाहती है। 2017 में सिर्फ 2 पार्टी थी, इस बार तीसरी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। वो भी अगर वोट में सेंध मारेगी तो डेफिनेटली ये जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगले 55 मिनट के बाद है वो प्रचार पहले चरण में जहां जहां चुनाव है वो बंद हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और साथ ही पूरे डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे से जो प्रचार है वो थम जाएगा। लेकिन पहले चरण के मतदान से पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत तो देखकर वोट दें। खड़गे ने पीएम से पूछा कि आपके कितने चेहरे हैं, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है? मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। तो वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने मोदी के अपमान को हर गुजराती का अपमान बताया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना
और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है। गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले कैसा है माहौल, आज चुनाव अड्डा में, इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे किरीट पारिक कमेटी की, जिसने गैस प्राइसिंग पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, इस पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की कमेटी के अध्यक्ष किरीट पारिक से। आइए सुनते हैं। डोमेस्टिक नेचुरल गैस पर जो किरीट पारिक कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किरीट सर खुद। सर, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस का प्राइसिंग को लेकर इशू था, उस पर आपने रिपोर्ट बनाई थी, उसका आज बैठक थी, बैठक में क्या हुआ सर? आज हमने वो अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी के साथ बात किया, उन्होंने अपनी राय बताई और जो उनका सजेशंस था वो हमने बुलाया कि आप हमको 4 बजे तक भेज दीजिए, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करके सम ऑफ देम विल इनकॉर्पोरेट, अदर्स वी मे नॉट बी एबल टू, वो करके हम कल रिपोर्ट को फाइनलाइज करके सेक्रेटरी को सबमिट करने वाले हैं। जी। तो 30 our committee's limit was up to 30th end of November, so इस हम ठीक इसके वक्त पर देंगे। सर, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपकी रिपोर्ट होगी उससे जो यूज़र्स हैं उनको राहत मिलेगी, या जिस तरह से राहत की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तमाम लोग? हमने जो रिपोर्ट बनाया है इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स था। एक तो है कि सरकार का गैस का कंट्रीब्यूशन 15% हुए एनर्जी में बाय 2030, एक था, इसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू अट्रैक्ट पीपल, और डोमेस्टिक गैस को उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। टुडे वी आर इम्पोर्टिंग 50% गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसके लिए भी कुछ कदम सजेशंस दिए हैं। दूसरी बात है कि कंज्यूमर्स शुड हैव नॉट अफोर्डेबल बट फेयर प्राइस, तो हमने कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस मिले वो भी दिखाया। और तीसरी बात है कि इसकी विपरीत असर सरकारी बजट पर ना होनी चाहिए। ये तीनों को ध्यान में रख के हमने एक रिपोर्ट बनाया है। हमको लगता है कि सब बैलेंस्ड है, कोई भी रिपोर्ट जो सभी को पसंद आता है तो दैट इज़ not very satisfactory. If everybody comments on it, then you feel that you have got a balanced report. सर, उसमें जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का एक प्रॉब्लम थी सर, वो थोड़ा समझा दीजिए सर। सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस क्या क्या रखा था आपने? नहीं, ऐसी बात है कि APM का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म का जो गैस है, जो ONGC और OIL बनाते हैं अपने एलोकेटेड फील्ड में से, इसके पर सरकार कंट्रोल करती है प्राइस का। तो हमने कहा कि ये प्राइस कैसे होनी फिक्स करनी चाहिए, इसके लिए हमने एक लोअर प्राइस बताई और एक अपर बताई। लोअर प्राइस तो ये कहती है कि जो सरकार OPM, OIL एंड ONGC का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कवर करना चाहिए, इसके लिए एक फ्लोर प्राइस दिया है। और अपर प्राइस हमने इसलिए लिया है कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द मार्केट एज इट इज़, एंड सो इसलिए कुछ अपर प्राइस के लिए भी हमने क्या है सर अपर प्राइस, क्या है सर? नहीं, ये बताएं। और सरकारी कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड में निवेश की छूट मिल सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न PSUs को छूट मिल सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं क्या कुछ है ये पूरा प्रस्ताव? बिल्कुल, जो सरकारी कंपनियों की कैपिटल मैनेजमेंट देखने वाली कमेटी है उसमें इस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और काफी हद तक सहमति भी बन गई। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इन 3 कैटेगरी की जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने की छूट दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और इसकी मांग की गई थी UTI AMC की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सिस बैंक
बैंक की तरफ से, आईसीआईसी बैंक की तरफ से कि इससे जुड़ी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में बदलाव करिए। अब जो प्रस्तावित बदलाव है, जो संभावना है वो ये कि निजी म्यूचुअल फंड में तो आप निवेश करने की छूट दे देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि ये सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है उसमें आप निवेश कर सकेंगे। और इसमें जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा और सेबी रजिस्टर्ड 2 रेटिंग एजेंसियों से कम हाईएस्ट रेटिंग हो तभी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कैश सरप्लस का 30% उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो इन शर्तों के साथ सरकार निजी म्यूचुअल फंड में भी सरकारी कंपनियों को निवेश करने की छूट दे सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।